नमस्कार साथियों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक प्रमुख विषय वह विषय है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। आप हमारे पीछे देख रहे हैं इकोसिस्टम। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में हम लोग आज शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। वह टॉपिक होगा पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम और उसकी कार्य प्रणाली क्या है। आइए देखने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है इकोसिस्टम और उसकी कार्य प्रणाली। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट एक शब्द है, क्योंकि हमारे पूरे सिलेबस का जो नाम है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है। आप जानते हैं पर्यावरण जो कि परिधन आवरण से मिलके बना है। परि का मतलब चारों ओर, आवरण में आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं तो हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर बहुत सारे जैविक कारक हैं, अजैविक कारक हैं। जैविक कारक में आप देखेंगे तमाम प्रकार के पादप, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव समुदाय। अजैविक कारक में आप देखेंगे सूर्य, तापमान, वर्षा, ठीक है। ये सब अजैविक कारक हैं। ये आपस में मिल करके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग का टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र। असल में इकोसिस्टम की बात किया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र भी दो शब्दों से, जो ग्रीक शब्द हैं, जैसे आइकोलॉजी है, तो आइको धन लोगस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जीवों की आवास का अध्ययन। तो इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने यह बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र जीवों के आवास का अध्ययन है, ठीक है, एक इकोसिस्टम। लेकिन सर्वप्रथम टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि इससे पहले अर्नेस्ट हैकेले ने पारिस्थितिकी के लिए, आइकोलॉजी के लिए, ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। टांसले ने यह कहा कि किसी तंत्र में जब जैविक और अजैविक मिल करके आपस में जिस तंत्र का, एक सिस्टम का रचना करते हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी कि जैविक और अजैविक। अब मान लीजिए कि पेड़ पौधे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं। आप जानते हैं कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में क्या होता है, आप देखते होंगे कि हरे पौधे क्लोरोफिल के सहायता से सूर्य का जब प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है तो धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है, और फिर अजैविक कारक मृदा से वह कुछ एलिमेंट, जल हो गया, ऐसे तत्वों को लेकर के वो भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है।
और फिर उसी हरे पौधे से फिर धीरे धीरे प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता के बीच इसको डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। ठीक है, यानी कि भोजन निर्माण का जो क्रम है वो चलता रहता है। हरे पौधे के लेवल पे भोजन का निर्माण हो रहा है। तो जिस भी तंत्र में प्रक्रिया होता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, सबसे मुख्य बात। ठीक है, क्योंकि इस तंत्र के अंतर्गत 3 घटक पाए जाते हैं इकोसिस्टम के अंतर्गत। एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक और एक होता है ऊर्जा का घटक। और आपको पता है कि इस इकोसिस्टम में हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रत्यक्ष स्रोत सौर ऊर्जा है। तो सूर्य से ही ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करके। लेकिन आइए थोड़ा हम लोग समझते हैं एक एक चीजों के बारे में। जैसा अभी अब आपको हमने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र जैविक तत्वों, अजैविक तत्वों और ऊर्जा घटक से मिलकर बनता है। अभी ये बात आपको हमने बताया है। ठीक है, जैविक तत्व में आप देखेंगे उत्पादक, उत्पादक, उत्पादक में आप देखेंगे कि हरे पौधे हैं, पेड़ पौधे आदि। इसके बाद कंज्यूमर की बात करेंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर के बाद हम लोग कंज्यूमर की बात करेंगे। जब कंज्यूमर की बात करेंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एवं टर्शियरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक, फिर मांसाहारी, जिसे हम तृतीयक उपभोक्ता के ही अंतर्गत रखते हैं। ठीक, ये जो है इंपॉर्टेंट बात है। अब अजैविक घटक की जब हम बात करते हैं तो आपको हमने बताया कि मृदा एवं जलवायु जैसे कारक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अजैविक घटक में। अब इसमें कार्बनिक घटक जैसे आप देखेंगे जल हो गया, लवण हो गया, गैसें हो गया। अकार्बनिक घटक में प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया। ठीक है, भौतिक घटक जो आपको हमने ऊर्जा घटक के बारे में बताया ही बताया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, अगर बात किया जाए तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जैसे बकरी, खरगोश, ऊंट आदि आते हैं। बकरी, फिर खरगोश हो गया, फिर ऊंट आदि आते हैं। इसी प्रकार द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत शाक भक्षी, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होने वाले जीव जंतु आते हैं। अभी हम उसको भी आपको दिखा रहे हैं डायग्राम। फिर तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत ऐसे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं। तो उसमें जो है टर्शियरी, जैसे बाज हो गया, शार्क हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया। ठीक है, ये टर्शियरी सर्वाहारी हैं लोग। ठीक है, ये जो है टर्शियरी है, सर्वाहारी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, जैसे आपको हमने बताया उपभोक्ताओं का एक क्रम हमने आपको दिखाया, वो आपको हम दिखा दे। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए सौर ऊर्जा से ये उत्पादक हैं हरे पौधे। ठीक है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, मृदा से ये पोषक तत्व और जल ले रहे हैं। ठीक है, अब ये लोग भोजन का निर्माण कर रहे हैं। प्रथम पोषण स्तर, फर्स्ट ट्रोफिक लेवल। ठीक है, प्रथम पोषण स्तर। अब देखिए यहाँ से द्वितीयक
प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, फिर द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, फिर आपका तृतीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वाहारी या सर्वोच्च जो है ये तृतीयक होता है। ठीक है, जो इन दोनों को अपना आहार बनाता है। इसमें हम लोग कुछ यहाँ पे जो है आप समझेंगे कि देखिए, जैसे शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ गया, द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर ये आ गया, फिर ऐसे मांसाहारी के रूप में बहुत सारे जीव जंतु हैं। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट बात है। इस प्रकार दूसरी बात यह है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके भी प्रकार होते हैं, जैसे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादक होते हैं जड़ युक्त पौधे होते हैं, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादक होते हैं पादप प्लवक जो होते हैं। ठीक है, पादप प्लवक जो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम के हम टाइप में बात करते हैं तो जैसे स्थलीय इकोसिस्टम के अंतर्गत वन तंत्र, मरुस्थलीय तंत्र, मैदान तंत्र, पर्वत तंत्र, पठार तंत्र। ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत महासागर, ज्वारन्मुख, प्रवाल भित्ति जैसे तंत्र आते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक जो महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के साथ साथ अपघटक। अपघटक क्या है कि इसे मृत जीवी भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया या कवक आते हैं अपघटक के अंतर्गत। यह पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर होते हैं। जो मृत कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, उस पर ये लोग निर्भर होते हैं और इस प्रकार यह कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ में, जो मृत कार्बनिक पदार्थ है उसे अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ने का कार्य करते हैं और इस प्रकार यह चक्र जो है चलता रहता है। इस प्रकार यह चक्र इकोसिस्टम में चलता रहता है। ठीक है, एक बार आपको हम समझा दें यहाँ पे। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखेंगे जैसे कि घास के मैदान हो गए, वन पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थली हो गया। जल में मैं आपको बता रहा था अलवणीय पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे उदाहरण तालाब, नदी, झरने, झील इत्यादि। और लवणीय पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखेंगे कि जो समुद्र हो गया, झीलें इत्यादि। ठीक है, इसमें भी प्रवाहित लौटिक होता है जो बहता हुआ जल है, जैसे नदी। इसके बाद स्थिर में जो ठहरा हुआ जल, जैसे तालाब का पानी ठहरा हुआ होता है, झील का भी पानी ठहरा हुआ होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक कृत्रिम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होता है, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे आप देखेंगे सस्य भूमि, कृषि, खेत, उद्यान। ठीक है, ये आर्टिफिशियल जो एग्रीकल्चर वगैरह होता है ये इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो वन पारिस्थितिक तंत्र है उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे अगर बात किया जाए उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में, तो आप जानते हैं कि इन वनों का विस्तार, खैर वन के टॉपिक में पढ़ेंगे लेकिन कुछ बातें जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन के और अफ्रीका के गिनी तट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं ब्राज़ील जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षावन के अंतर्गत जो है, जैसे महोगनी, आबनूस, रोजवुड आदि जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। और इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं एपीफाइट्स को लताएं इस पे लटकी होती है। ठीक है, बड़े बड़े चौड़े पत्ते होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। असल में
उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की बात मैं क्यों कर रहा हूं वन तंत्र के अंतर्गत? चूंकि अगर मैं बात करूं कि पारिस्थितिकी उत्पादकता की, ठीक है, अगर इकोसिस्टम में मैं उत्पादकता की बात करूं तो सर्वाधिक उत्पादकता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का ही है, वर्षा वनों का ही है, ठीक है। इसलिए इनका महत्व है वन तंत्र में, ठीक है। और देखिए वनों का महत्व पारिस्थितिक तंत्र में क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट बात है। वनों का महत्व है कि ये उत्पादक का कार्य करते हैं, जैसा कि आपको हमने बताया ही है। इस प्रकार लकड़ी, फलों का उत्पादन, सुगंधित तेल, औषधि का उत्पादन, ठीक है। रक्षात्मक कार्य करते हैं, जो जीव जंतु हैं उनके लिए एक पर्यावरण आवास का कार्य, मृदा और जल का संरक्षण करते हैं, सुख से बचाव कर, मृदा और संरक्षण का बचाव करते हैं, ठीक है। विनियामक कार्य यह है कि ये लोग जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो आप देखते हैं उद्योग धंधे, कल कारखाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है, इसका भी अवशोषण का कार्य जो है वन तंत्र करता है, रक्षात्मक कार्य है, ठीक है। इसी के अनुसार जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आप देखेंगे कि प्लैंकटन समुदाय सागरीय बायोम के एक प्रकाशित क्षेत्र होता है, ठीक है। और सागर के ऊपरी मंडल, ये जो है एक प्रकाशित क्षेत्र होगा, यहाँ पर प्लैंकटन समुदाय का निर्माण होता है, लगभग 200 मीटर गहरे तल पर जो है निर्माण होता है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि जीव जंतु में प्लैंकटन और फिर फाइटोप्लैंकटन, ऐसे दो नामों से जाना जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जीव जंतुओं में आप देखेंगे कि प्लैंकटन समुदाय कहा जाता है, लेकिन वही पादपों में उसे फाइटोप्लैंकटन के नाम से, ठीक है। और जंतुओं में जू प्लैंकटन, जो प्लैंकटन समुदाय है, दो प्रकार से इसका वर्गीकृत किया गया है। पौधों में तो है, तो फिर आपको फाइटोप्लैंकटन के नाम से जाना जाता है, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में भोजन का निर्माण करते हैं। और आप देखेंगे कि जीव जंतुओं में तो जू प्लैंकटन, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहे हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में है, इसमें भोजन का निर्माण होने के बाद जो भोजन का एक दूसरे से, एक क्रम से दूसरे क्रम में पहुंचाने की प्रक्रिया है, उसके लिए एक श्रृंखला है, जैसे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। तो आप देखेंगे खाद्य श्रृंखला क्या होता है, इस चीज को आप नोट करेंगे कि आप देखेंगे कि जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा एवं रासायनिक पदार्थ का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर उत्पादक से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की ओर सीधी रेखा में हो, तो उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जैसे हरे पौधे, कीट, मेढक, सांप, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये हो गया। इसी प्रकार अगर खाद्य श्रृंखला में जलीय तंत्र में बात करूं, तो जलीय तंत्र में आप देखेंगे कि डायटम सबसे ऊपर होता है, सबसे पहला क्रम, फिर क्रस्टेशियन, ठीक है, फिर हेयरिंग, ठीक है, ये इंग्लिश में नाम है, ठीक है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता का एक क्रम होता है, तो खाद्य श्रृंखला में इस प्रकार होता है, ठीक है। सबसे पहले डायटम है, फिर क्रस्टेशियन है, फिर हेयरिंग है। ये पूछा हुआ प्रश्न है यूपीपीसीएस में, ठीक है। इसी प्रकार देखो, खाद्य श्रृंखला में एक सीधा होगा, लेकिन खाद्य जाल में सीधा नहीं होगा। खाद्य जाल में क्या होगा, एक दूसरे में मिला हुआ, अभी मैं डायग्राम से दिखा दूंगा। खाद्य जाल जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा एवं रासायनिक पदार्थ का स्थानांतरण उत्पादक से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच कई श्रृंखलाओं के माध्यम से, कई श्रृंखला, एक यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ से, यदि एक बहुत बृहत जाल बन जाता है, तो उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है।
आप देखिए इसको, इस चीज को समझने का प्रयास करिए कि देखिए यहाँ से उत्पादक से यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, ऐसे जो एक जाल नुमा बन जाता है उसे हम खाद्य जाल कहते हैं, और जब एक क्रम से चल रहा है तो उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये मुख्य बात है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अन्य बात है कि ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी का जो फ्लो है, देखो किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिवसीय होता है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, अभी मैं पिरामिड पे ही बात करूंगा, वो सीधा होता है, और ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिवसीय होता है, ठीक है। इस प्रकार यह उत्पादक से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की ओर होता है और उसमें गतिकी के नियमों पर आधारित होता है ऊर्जा का जो प्रवाह है, ठीक है। और एक चीज और जान लीजिए कि स्थिर द्रव्यमान में न तो ऊर्जा का उत्पादन होता है और ना ही ऊर्जा का विनाश होता है, केवल जैसे एक स्थिर द्रव्यमान है, कांस्टेंट मॉस है, तो उसमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, ना ही ऊर्जा का स्थिर मतलब ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, प्रवाह तो होता है लेकिन उत्पादन नहीं होता है। ऊर्जा का केवल क्या है ना, रूप का रूपांतरण होता है, जैसे प्राथमिक से सेकेंडरी में गया, सेकेंडरी से टर्शियरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा का निर्माण करेगा, नहीं, वो जो भोजन लेगा फिर उसका भोजन उसके माध्यम से किसी अन्य में जा रहा है, तो वो ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और देखेंगे प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे आप बात करेंगे कि ट्रॉफिक लेवल आप प्राथमिक में, प्राइमरी पे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो प्रत्येक ऐसे बढ़ते जाता है ना, उसमें ऊर्जा का कुछ श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का कुछ नाश होता है जो बाद में तंत्र में फिर वापस नहीं आता है, ठीक है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब जब एक ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है तो प्रत्येक पोषण स्तर पर, ठीक है, श्वसन के दौरान ऊर्जा की कुछ मात्रा क्षय हो जाती है जो लौट कर कभी वापस नहीं आता। एक कॉन्सेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शियरी कंज्यूमर है। अब यहाँ से इस भोजन को अब प्राइमरी कंज्यूमर को इस्तेमाल सेकेंडरी ने किया, सेकेंडरी का टर्शियरी ने किया, तो आप देख रहे हैं ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, ये तो स्थिर द्रव्यमान है ना, तो स्थिर द्रव्यमान है तो फिर ऊर्जा का जो वो निर्माण हो रहा है वो रूपांतरण हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, इनके लेवल में शोषण के द्वारा जो ऊर्जा का क्षय हो रहा है फिर रिटर्न नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पारिस्थितिकी उत्पादकता, ठीक है। तो उत्पादकता में आप देखेंगे, जैसे आप अर्थशास्त्र में पढ़े होंगे देश का जीडीपी होता है, उसी प्रकार एक पारिस्थितिकी उत्पादकता की बात करें तो सामान्य रूप से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय अंतराल में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य के द्वारा उत्पादित कुल ऊर्जा को ही हम लोग पारिस्थितिकी उत्पादकता के रूप में जीपीपी के रूप में जानते हैं। वहाँ जीडीपी होता है लेकिन यहाँ जीपीपी, पीपीपी यानी ग्रॉस प्लांट प्रोडक्ट उत्पादक, ठीक है, जीपीपी ग्रॉस प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो किसी निश्चित समय अंतराल में, और सबसे ज़्यादा जीपीपी अगर है ना तो वन पारिस्थितिक तंत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का कुछ चर्चा मैंने किया है, बेसिक बातें जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हम देखिए उसी चीज़ों को चर्चा करेंगे यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे आरओ का एग्जाम हो, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसमें यह है कि ये तो हो गया उत्पादकता, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन का सबसे अधिक है। और दूसरी बात क्या है कि जब आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावन का अधिक है, तो इसका मतलब यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप विषुवत रेखा से, ये आपका विषुवत रेखा होता है 0 डिग्री,
विषुवत रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाते हैं ना, तो पारिस्थितिकी उत्पादकता में कमी आती है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, उच्च दाब का बेल्ट होता है, यहाँ पे लो प्रेशर है। क्योंकि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पारिस्थितिकी की उत्पादकता कुछ कारकों पर निर्भर करता है। वह जैसे सौर ताप की मात्रा, वनस्पति के द्वारा भोजन निर्माण करने की क्षमता, मृदा की गुणवत्ता। तो विषुवतीय रेखा में बेहतर है, इसलिए यहाँ पे पारिस्थितिकी उत्पादकता बेहतर है, जैसा कि हम आपको विषुवतीय वर्षा वनों के बारे में बताए हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं, यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है? देखो, पिरामिड का मतलब यहाँ पे ये है कि हम पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे जीवों की संख्या के बारे में, और जो जीवों का एक जैव भार है, बायोमास है, उनका जो एक भोजन है, कितना संग्रहण करते हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड संकल्पना के जनक जो है चार्ल्स एल्टन माने जाते हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल डेटा है, चार्ल्स एल्टन माने जाते हैं। और जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जीव उनके जीवभार या ऊर्जा प्रवाह को किसी आरेख के द्वारा, जैसे जीवों की संख्या, जीवभार की संख्या या ऊर्जा की संख्या, किसी आरेख ऐसे पिरामिड बना करके, पिरामिड ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है। ठीक है, तो के द्वारा बताया जाता है या दर्शाया जाता है, तो उसे जो है हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। ये सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं संख्या पिरामिड के ऊपर। हम लोग बात करते हैं संख्या पिरामिड के ऊपर। ठीक है, संख्या पिरामिड इसके द्वारा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक से लेकर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की जो प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है, कि संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार यह सीधा उल्टा दोनों हो सकता है। जैसे एक घास का मैदान, ठीक है, जैसे ये प्राइमरी कंज्यूमर, फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर ये टर्शियरी। एक घास का मैदान, हरे घास का मैदान, इसका जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। देखिए वृक्ष का जो पिरामिड होता है, देखिए वृक्ष हो, देखिए एक घास का मैदान, असल में यहाँ पे जो हरे पौधे हैं, ये जो है मैक्सिमम इनकी संख्या है। इधर की जो संख्या है वो घटती जाती है, लेकिन इधर आप एक वृक्ष का देखेंगे, एक वृक्ष पर जो जीवों की निर्भरता है वो कम है, तो इसलिए वृक्ष की जो पिरामिड होता है, संख्या पिरामिड, यहाँ पे उल्टा होता है। लेकिन यहाँ देखेंगे सेकेंडरी, टर्शियरी, इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये जो है हरे घास का जो पिरामिड है ये आपको सीधा मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे कि वृक्ष का उल्टा मिलता है। इसी प्रकार जीव भार के लिए भार पिरामिड बताया गया है। ठीक है, जीवों का जो कुल भार है, कि जो आपने भोजन का निर्माण किया उसमें क्या बायोमास है। ठीक है, तो टेक्निकल शब्द है जैव भार। तो ये भी संख्या पिरामिड की तरह उल्टा सीधा हो सकता है। ठीक है, जैसे तालाब का जो भार पिरामिड होता है उल्टा होता है। ठीक है, और जबकि एक वन तंत्र का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। क्योंकि बात यह है, देखिए वन तंत्र में, ठीक है, प्राथमिक कंज्यूमर यहाँ पे ज़्यादा हैं, फिर इसके बाद संख्या धीरे धीरे धीरे, ठीक है, सेकेंडरी से फिर टर्शियरी, लास्ट में सर्वाहारी वही हो गया, मनुष्य हो गया, शेर हो गए, बाघ हो गए, चीता हो गए। ठीक है, तो फिर संख्या घट जा रहा है एक वन तंत्र में। तो वन तंत्र का जो भार पिरामिड होता है सीधा होता है, लेकिन एक जलीय, एक तालाब का जो भार पिरामिड होता है, जैव भार, ये उल्टा होता है।
ठीक है। क्योंकि देखिए उल्टा इसलिए होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राथमिक कंज्यूमर है, ठीक है। इसके ऊपर जो होगा तालाब में जो छोटे जीव हो गए, जैसे मछली हो गई, फिर धीरे 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 धीरे, आपको कैसे बताया हमने, क्रस्टेशियन समुद्र के बारे में बता रहे थे आपको, ठीक है। तो फिर ऐसे ऊपर निर्भरता बढ़ती जाती है, ठीक है, तालाब के संदर्भ में, जैवभार पिरामिड के संदर्भ में, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात ऊर्जा पिरामिड भी होता है, लेकिन ऊर्जा पिरामिड में देखिए क्या होता है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा, ठीक है, उपभोक्ताओं के मध्य जो है ऊर्जा का प्रवाह, हमने बताया आपको, एक दिवसीय होता है। और पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का जो निर्माण है 10% लिंडेमान के नियम के अनुसार यह व्यवस्था बताई गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, सक्सेशन, अनुक्रमण और पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है। कि देखिए जब होता है ना कि बहुत कोई नग्न चट्टान हो, ठीक है, नग्न चट्टान हो, अब यहाँ धीरे धीरे कोई झाड़ी या फिर धीरे धीरे ऐसे 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 चरम समुदाय में कोई बड़ा वृक्ष बनता चला गया। मान लीजिए इस नग्न चट्टान पे पहले वृक्ष रहा हो, लेकिन ज्वालामुखी जैसी घटनाओं से या क्लाइमेट कोई भी फैक्टर रहा हो, क्लाइमेट चेंज जैसी घटनाओं के कारण ये फिर नग्न चट्टान बन गया हो, तो होता क्या है कि इसमें जो एक अनुक्रमण होता है पौधों में, वनस्पति में, यानी एक नवीन समुदाय से हजारों लाखों वर्षों के बाद एक चरम समुदाय का जो निर्माण होता है, ऐसी प्रक्रियाओं को हम पारिस्थितिक अनुक्रमण के रूप में जानते हैं। पारिस्थितिक जो है अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार होता है, ठीक है। ये सक्सेशन स्थलीय तंत्र भी पर भी हो सकता है और जलीय तंत्र पर भी हो सकता है, ठीक है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पे जो सक्सेशन होता है वो कुछ अलग होता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र पे जो सक्सेशन होता है कुछ अलग होता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। देखिए प्राथमिक में क्या होता है कि ऐसी कोई चट्टान जहाँ पे पहले से कोई प्लांट्स, पेड़ पौधे या वनस्पति समुदाय ना रहा हो। द्वितीयक में वही हाल है कि रहा हो लेकिन क्लाइमेट चेंज, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, उसका विनाश हो गया हो, पुनः उस पर निर्माण हो रहा हो, तो द्वितीयक है, ठीक है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है। सबसे पहला तो न्यूडेंसन। न्यूडेंसन में क्या होता है कि आप देखेंगे कि यह अंगूतक समुदाय के लिए खाली स्थान, वही मैं नग्न चट्टान की बात कर रहा हूँ, उसे न्यूडेंसन बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, न्यूडेंसन के बाद एक आक्रमण की प्रक्रिया आता है, ठीक है। आक्रमण की प्रक्रिया के बाद आप देखेंगे कि उसमें आक्रमण में देशज और कुछ विदेशज पौधे होते हैं, ठीक है। इन समुदाय का प्रवेश होता है आक्रमण में, तो जाहिर सी बात है कुछ देशज पौधा रहेंगे, कुछ विदेशज अपनी एक व्यवस्थित वो करेंगे ना कि मैं यहाँ पे निर्माण करूंगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इनके प्रवेश के बाद एक प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है दोनों में, ठीक है। कंपटीशन होने के बाद, ठीक है, संसाधन को लेकर, चूंकि प्रतिस्पर्धा में किस चीज की कंपटीशन होती है, संसाधन को लेकर, ठीक है। इस पूरे प्रतिक्रिया के बाद जो है इसमें एक चरम समुदाय या ऐसी अवस्था का निर्माण होता है। तो आप एक डायग्राम के माध्यम से देख लेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। ये चीज देखिए, ये नग्न चट्टान थे, यहाँ पे फिर लाइकेन मास आया, फिर घासें व झाड़ियाँ आया, फिर मध्यम ऊंचाई के वृक्ष, फिर ये चरम समुदाय हो गया, ठीक है। तो ऐसे सक्सेशन होता है, ऐसे जो है सक्सेशन प्रक्रिया होता है, ठीक है, जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार ये है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में
जो कि आपने समझा कि अनुक्रमण क्या है और अन्य पहलुओं पर भी आपने ध्यान दिया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र में ही जैव भू रासायनिक चक्र है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करते हैं। जय हिंद।